Hello everybody, I am Dr. Akash Shukla, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इन मुंबई। सबसे पहले हम आज बात करेंगे एसिडिटी और हार्टबर्न के बारे में, यानी कि पेट में जलन और छाती में जलन के बारे में। जब किसी पेशेंट को हार्टबर्न होता है, सीने में जलन होती है या पेट में जलन होती है, तो पहला क्वेश्चन ये आता है दिमाग में कि ये हार्ट रिलेटेड तो नहीं है कि वाकई ये एसिडिटी है। तो ये डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है और ये हमको खुद ट्राई नहीं करना चाहिए। ये अपने किसी लोकल फैमिली डॉक्टर के पास जाके सबसे पहले समझ लेना चाहिए कि ये एसिडिटी जो है, हार्टबर्न जो है, ये हार्ट रिलेटेड तो नहीं है और ये वाकई एसिडिटी है। एक बार हम ये श्योर हो जाएं कि ये हार्ट रिलेटेड नहीं है, ये पेट की है, एसिडिटी की वजह से ही तकलीफ हो रही है, तो फिर हम उसके बारे में आगे इलाज के बारे में बात कर सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स अगर हल्की फुल्की एसिडिटी होती है, छाती में जलन होता है, तो आपके फैमिली डॉक्टर आपको सिम्टोमेटिक तरीके से दवाई देंगे और वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो होता है एंटासिड से आपका इमीडिएट रिलीफ हो जाएगा। आप खुद घर पे क्या इलाज कर सकते हैं जिससे एसिडिटी कंट्रोल हो? पहली चीज़, खजूर। ये आप एसिडिटी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो जिनको एसिडिटी का प्रॉब्लम है वो अगर सुबह उठ के 2-3 खजूर खाएं, अगर आपको शुगर नहीं है तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। दूसरा, आपको खाने पीने में गैप नहीं रखना है ज़्यादा। अगर 4 से 6 घंटे से ऊपर का गैप होगा तो एसिडिटी ज़्यादा होने का चांसेस रहता है। थर्ड, खाना अगर पूरा पेट भर के खाया और ऊपर से पानी पी लिया तो भी एसिडिटी और छाती में जलन, रिफ्लक्स होने का चांस ज़्यादा रहेगा। तो ऐसे में जिनको ये प्रॉब्लम हमेशा की है, पहला चीज़ ये करना चाहिए कि पूरा पेट भर के खाना न खाएं, थोड़ी पेट में जगह खाली छोड़ें और पानी जो है वो खाना खाने के आधे घंटे के बाद में पिए, तो आपको एसिडिटी और रिफ्लक्स का प्रॉब्लम कम हो जाएगा। बहुत कॉमन है हमारे यहाँ कि पेशेंट या जो भी हम लोग सभी खाना खाने के बाद दोपहर को और रात को सो जाते हैं। ये भी एक ध्यान रखना ज़रूरी है कि जब आपने खाना खाया है दोपहर को या रात को तो तुरंत सोने ना जाएं। आधा घंटा 1 घंटा बैठें, थोड़े मूवमेंट्स करें और उसके बाद में नींद लें। एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपका जो यूजुअल खाना है, जो आप बचपन से खाते आए हैं, आमतौर पे हमको उसी खाने पे एसिडिटी को कंट्रोल करने की कोशिश करना चाहिए। जब हम बहुत ड्रास्टिक चेंज करते हैं खाने में, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बिल्कुल तीखा मसाला कंप्लीट बंद कर देते हैं। एक बार आपके शरीर को बिना तीखा, बिना मसाले की आदत हो गई और आपने कुछ महीने लगातार वैसा ले लिया, तो फिर जिस दिन थोड़ा भी मसाला आ जाएगा, थोड़ा भी तीखा आ जाएगा, तो आपको बहुत तकलीफ हो जाएगी। इसलिए हल्का मसाला, हल्का तीखापन खाने में रखना बेटर रहता है। हाँ, यदि उससे आपको फिर भी तकलीफ हो रही है दवाइयों के बावजूद भी, तो फिर बंद करना आपकी मजबूरी रहेगी। वरना थोड़ा मसाला, थोड़ा तीखा खाने में हमेशा रखना चाहिए अगर आपकी हमेशा की आदत है तीखा और मसाला वाला खाने की। बहुत बार पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी एसिडिटी ठीक नहीं हो रही, जितने दिन दवाई लेता हूँ उतने दिन ठीक रहती है, जैसे ही मैं बंद कर देते हैं एसिडिटी फिर हो जाती है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो ऐसे केसेस में हमको बीमारी की जड़ तक जाना ज़रूरी है। पहला चीज़ कि क्या वाकई जो हमको तकलीफ हो रही है वो सिर्फ एसिडिटी ही है या उससे बढ़कर कुछ और बीमारी भी है। तो और क्या चीज़ है जो यही सिम्टम्स कॉज कर सकते हैं, जैसे पेट में जलन, छाती में जलन। तो एक हमको ये देखना चाहिए कि क्या हमको पेट में अल्सर है। तो अल्सर कैसे पता चलता है? एंडोस्कोपी के द्वारा। एंडोस्कोपी करेंगे, उसमें आप देख सकते हैं कि पेट में कोई अल्सर तो नहीं है, गैस्ट्रिक अल्सर या ड्यूडेनल अल्सर। दूसरा कारण है एच पाइलोरी। एच पाइलोरी क्या होता है? एक तरह का ये बैक्टीरिया है जो खराब खाना या खराब पीने से, पानी से या खराब खाने पीने की वस्तुओं में मिक्स होके हमारे पेट के अंदर चला जाता है और वो स्टमक में जाके बैठ जाता है। अगर ये एच पाइलोरी का बैक्टीरिया स्टमक में बहुत दिन तक जमा रहे तो ये वहाँ पर एसिडिटी कॉज करता है, यह पेट में अल्सर भी कर सकता है और इनफैक्ट आगे जाके यह कैंसर भी क्रिएट कर सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि एच पाइलोरी हो गया तो कैंसर होगा। मेजॉरिटी लोगों जिनको एच पाइलोरी है उनको कैंसर नहीं होगा, परंतु इसके कारण आगे जाके सालों बाद वो डेवलप होने का रिस्क रहता है। इसलिए जिनको इसकी वजह से सिम्टम्स हैं, तकलीफ हो रही है, उनको इसकी जांच करके और इसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। फॉर्चुनेटली अभी एच पाइलोरी के लिए ब्रेथ टेस्ट आ गया है, जिसमें आप एक मशीन में फूंकते हैं और वो आपको बता देती है कि यह एच पाइलोरी का बैक्टीरिया आपके पेट में है या नहीं है। और क्या कारण हो सकते हैं?
किसी किसी को पेट में कैंसर की वजह से भी इस तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं, जिसमें पेट में जलन हो, छाती में जलन हो। आमतौर पे जिनको कैंसर है उनको इसके साथ में दूसरे सिम्टम्स भी रहेंगे, जैसे भूख कम हो जाना, उल्टियाँ होना, वजन कम होते चले जाना, खून की उल्टी होना, मोशंस में खून जाना। यदि इस तरह के सिम्टम्स हैं तो यह कैंसर के लक्षण हो सकते हैं और इन पेशेंट्स को जरा भी देर किए बिना तुरंत डॉक्टर के पास जाके सलाह लेनी चाहिए और आगे की अपनी जांचें करवानी चाहिए। एक और बहुत कॉमन कॉज है जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक या म्यूकोजल या इसोफेजियल हाइपरसेंसिटिविटी। इसमें क्या होता है कि एसिड की वजह से बार बार एक्सपोजर हो के वहाँ की इंटेस्टाइन की या स्टमक की, इसोफेगस की यानी फूड पाइप की जो चमड़ी होती है वो जरूरत से ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। आपने देखा होगा वैसे भी कुछ लोग ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, कुछ लोग कम सेंसिटिव होते हैं, जिनको हम बोलते हैं मोटी चमड़ी का आदमी, कि भाई इसको कुछ भी बोलो कुछ भी करो फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से हमारी अंदर की जो चमड़ी होती है वो किसी किसी की सेंसिटिव होती है, किसी की बिल्कुल सेंसिटिव नहीं होती। तो अगर आपकी अंदर की स्किन बहुत सेंसिटिव है, बहुत नाजुक है, तो नॉर्मल एसिड के एक्सपोजर से भी वो आपको तकलीफ देगी। इसका ट्रीटमेंट सिर्फ एसिड कम करने से नहीं होता है, इसके लिए हमको दूसरे ट्रीटमेंट भी देने पड़ते हैं जिससे हम वो सेंसिटाइजेशन को कम कर सकें, सेंसिटिविटी को कम कर सकें। जैसे आपने देखा कुछ लोगों के दांत में हाइपर सेंसिटिविटी होती है, कुछ भी नॉर्मल पानी भी पिएंगे वो दांत में लगता है, तो उसके लिए आपको अलग इलाज करना पड़ता है। ऐसे ही जिनको खाने की नली में या स्टमक में ज़्यादा सेंसिटिविटी है उनको आप एंटासिड्स देंगे, एसिडिटी की दवाई देंगे तो फायदा नहीं होगा, क्योंकि एसिड कम करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, उनकी तो चमड़ी ही सेंसिटिव हो गई है। तो उसके लिए हमें कम्प्लीटली अलग इलाज करना पड़ता है जिसमें हम उसकी सेंसिटिविटी को कम करते हैं। ये हमें पता कैसे चलता है? इसके लिए हम कुछ स्पेशल टेस्ट करते हैं जिनको हम बोलते हैं इम्पीडेंस पीएच-मेट्री या 24 आवर पीएच-मेट्री। इस तरह के कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं जिससे ये चीज़ के बारे में हमको जानकारी मिलती है। अब हम आते हैं कि इसका नॉर्मली ट्रीटमेंट क्या है एसिडिटी का। तो जिनको कभी कभार एसिडिटी होती है उनको हम SOS ड्रग देते हैं, यानी कि जब एसिडिटी हुई उसमें आप दवाई ले लीजिए, एंटासिड्स ले लीजिए, वो दब जाएगी। जिनको ये प्रॉब्लम कंटिन्यूअस है, हमेशा एसिडिटी होती रहती है, रोज सिम्टम्स होते हैं, उनको हमको लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत पड़ती है। और ये लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट जब हम देते हैं तो हमको एसिड को दबा के रखना पड़ता है, क्योंकि कई लोगों को एसिड का प्रोडक्शन नॉर्मल से ज़्यादा हो रहा है। तो जब हम ये दवाइयाँ देते हैं लॉन्ग टर्म, तो लोगों के मन में हमेशा ये कन्फ्यूजन होता है कि डॉक्टर आप एसिडिटी की दवाई दे रहे हैं, लंबे टाइम तक चल रही है, क्या इसका कोई साइड इफेक्ट होगा? तो इसके लिए हमें 2-3 चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। पहला कि हमेशा हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जो एसिडिटी की दवाई है ये ज़बरदस्ती ना ली जाए। एक बार आपके सिम्टम्स कंट्रोल में आ गए, आपको नॉर्मल फील हो रहा है, तो अपने डॉक्टर से डिस्कस करिए और इसको कम करने का और धीरे धीरे बंद करने की कोशिश करिए। अगर आप जब भी कम करने की कोशिश कर रहे हैं, बंद करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें सिम्टम्स वापस आ रहे हैं, तो पहले ये टेस्ट करके देखिए कि क्या कारण है। अगर उस कारण का इलाज हो सकता है तो वो कारण का इलाज करें। अगर उस कारण का इलाज नहीं हो सकता और आपको लेना ही पड़ेगा एंटासिड की गोलियां सालों साल तक, तो फिर उस केस में जो मिनिमम डोज पॉसिबल है उस मिनिमम डोज पे हम पेशेंट को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। और जब लॉन्ग टर्म रखते हैं तो क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं? उनके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, किडनी पे असर आ सकता है। तो जो पेशेंट्स को 20 साल से ऊपर एंटासिड की दवाइयाँ लगातार ली हैं उनको किडनी पे असर आने का रिस्क होता है करीब 1%। तो इस केस में हम क्या एडवाइस करते हैं कि आप 5 साल के बाद रेगुलर क्रिएटिनिन चेक करते रहिए, किडनी के रिपोर्ट कर करके चेक करते रहिए, ताकि अगर जरा भी शुरुआत हो तो आप उस दवाई को चेंज कर सकें, कोई और अल्टरनेटिव दवाई ले सकें और एकदम बढ़ने के बाद अपने नज़र में ना आए। क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द बीमारियां जो होती हैं उनके शुरुआत में सिम्टम्स नहीं होते, वो आप टेस्टिंग के द्वारा ही पकड़ सकते हैं। इसी तरीके से दूसरा जो साइड इफेक्ट हो सकता है वो बोन्स का वीक होना होता है। वैसे भी एज के साथ बोन्स वीक होती हैं और यह प्रोसेस एंटासिड की दवाइयों के कारण थोड़ा सा और बढ़ सकता है। इसलिए उसके लिए भी ज़रूरी है कि जिनको बहुत लंबे समय से एसिडिटी की दवाइयाँ चल रही हैं वो अपना रेगुलर बोन का टेस्ट करें और ये इंश्योर करें कि उनको बोन्स की प्रॉब्लम नहीं है। ये 2 मेन कारण को अगर हम हैंडल कर सकें तो बाकी के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं के बराबर हैं। और ये साइड इफ़ेक्ट्स भी जब आप बहुत साल तक लें लगातार तभी होते हैं।
इसलिए आजकल हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि आप और क्या करें जिससे एसिडिटी कम हो जाए। तो अब मैं आपको एक बिल्कुल मेडिकल सीक्रेट बताता हूँ, जो 4 वर्ड्स हैं जिनके कारण एसिडिटी होती है, अल्सर होते हैं। हरी, वरी, करी और एच पायलोरी। इसमें से एच पायलोरी बैक्टीरिया के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो अब हम आते हैं बाकी 3 चीज़ों पे। हरी यानी जल्दबाजी, ये भी करना है, वो भी करना है, अरे ये बाकी रह गया, वो बाकी रह गया, ये करो, अरे तुमने ये नहीं किया। हरी, अगर आप एक साथ 1 घंटे में 50 चीज़ें करना चाहेंगे तो उससे एसिडिटी बढ़ेगी, अल्सर होने का रिस्क बढ़ेगा। दूसरा वरी, चिंता, अरे मेरा क्या होगा, मुझे जैसी बीमारी हो गई, वो आने वाले अगले हफ्ते, तो अगले हफ्ते कोई आने वाला है तो ये हफ्ते से आपकी तकलीफ शुरू हो गई, मुझे उसको मिलना है, मैं उससे कैसे बात करूँ, चिंता। अगर आप चिंता में पड़े रहेंगे तो एसिड का प्रोडक्शन बढ़ेगा, अल्सर होने का रिस्क बढ़ेगा। और लास्ट चीज़ बची करी। करी यानी डीप फ्राइड और तीखा, स्पाइसी फूड। तो बहुत तीखा, बहुत स्पाइसी फूड, डीप फ्राइड आइटम्स जो हम जंक फूड बोलते हैं, ये अगर आप ज़्यादा खाएंगे, पेट को ज़रूरत से ज़्यादा भरेंगे, उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा भरेंगे, तो उसके कारण भी एसिडिटी और अल्सर होने का रिस्क रहेगा। तो अगर हम ये हरी, वरी, करी और एच पायलोरी ये चारों को कंट्रोल करें तो 90% लोगों की एसिडिटी इसी से खत्म हो जाएगी। ये बोलना बहुत आसान है कि आप चिंता मत करो, परेशान मत हो, स्ट्रेस मत लो, पर प्रैक्टिकली करना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आजकल ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ये बोल सके कि भाई मेरे पास कोई चिंता नहीं है, मेरे पास स्ट्रेस का कोई कारण नहीं है। हर एक के अपने प्रॉब्लम्स होते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि जब आपके साथ कोई सामने प्रॉब्लम आए, आपके ऊपर स्ट्रेस आ रहा है और आपको पता है कि आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम है, तो आप उस चीज़ को कॉन्शियसली अवेयर होकर कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम आया है और अगर मैं इस कारण चिंता करूँगा तो मेरी एसिडिटी बढ़ेगी। अगर आप इस चीज़ को अवेयर होकर और उस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह ही ट्रीट करें, ना कि अपने पूरे शरीर पर ढालें, तो वो चीज़ बहुत आपको हैंडल कर सकते हैं। तो ये कैसे किया जा सकता है? पहला कि आप देखिए कि जो प्रॉब्लम आया है, जो स्ट्रेस आया है, जो भी कारण है, क्या आपके पास उसका सोल्यूशन है? अगर आपका उसका सोल्यूशन है तो सोल्यूशन पे काम करने लग जाइए। अगर आपके पास उसका सोल्यूशन नहीं है तो उसको एक्सेप्ट करिए। अगर आप उसे चेंज कर सकते हैं तो चेंज करिए, वरना एक्सेप्ट करके और लाइफ में आगे बढ़िए। इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी ये चीज़ है, उनके बारे में सोचिए ज़रूर, पर उसको आपके शरीर पे हावी मत होने दीजिए। 24 घंटे उसी के बारे में मत सोचिए। अपने आप को बिजी रखिए, एक्सरसाइज करिए, हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करिए और अपने रूटीन को अफेक्ट ना होने दीजिए। अगर आप ये डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि प्रॉब्लम है, मेरा शरीर है, और दोनों को जुड़ने नहीं दें, तो आपके ये एसिडिटी के प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉल्व हो जाएंगे। मैं फिर कहूँगा, जैसे हम कोई भी नई चीज़ करते हैं, साइकिल चलाना शुरू करते हैं, ड्राइविंग करते हैं, तो आप पहली बार में नहीं सीख जाते, आप गलती करते हैं, गिरते हैं, फिर सीखते हैं। इसी तरह से जब ये प्रॉब्लम्स आएंगे तो आप पहली बार में परफेक्टली हैंडल नहीं कर पाएंगे, तो उससे निराश मत होइए, हताश मत होइए। इस चीज़ को आप बार बार जब करते रहेंगे तो आप धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी कैसे इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करना है, ताकि जब प्रॉब्लम्स आए तो आपकी एसिडिटी ना बढ़े। ये कांस्टेंट एफर्ट है, और जब भी आप इसमें चूकेंगे प्रॉब्लम फिर से होगी। इसलिए इसके बारे में हमेशा अवेयर रहें, कॉन्स्टेंटली कोशिश करते रहें, और इवेंचुअली आप इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। रिमेन हेल्दी, बी कॉन्फिडेंट, डोंट वरी एट ऑल, एंड दैट इज व्हाट विल सेव यू from acidity and ulcers.